एक वीडियो आपको दिखाते हैं जो बिहार के बेगूसराय से सामने आया है, जहां लीची और आम के लिए गोलियां चल गई। एक ही गांव के दो गुटों में जबरदस्त भिड़ंत देखी गई। लोगों ने एक दूसरे पर जमकर लाठियां भांजी। ये तस्वीरें आप देखिए। हमले में बताया जा रहा है कि कई लोग जख्मी हैं। अस्पताल में इनका इलाज जारी। तो हैरान कर देने वाला मामला बिहार के बेगूसराय से सामने आया है। तस्वीरें आप देखिए जहां पर आम और लीची पर किस तरीके से गांव के लोग आपस में भिड़ गए हैं। दो गुटों की ये झड़प आप देख रहे हैं जिसमें खूब लाठी डंडे चले हैं। कई लोग इसमें जख्मी बताए जा रहे हैं जिनको अब अस्पताल में भर्ती कर उनका इलाज करवाया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए दो गुटों में कैसे भीषण हंगामा हुआ है आम और लीची के बहाने। मामूली सी बात पर किस तरीके से ये तस्वीरें सामने निकल कर आई बेगूसराय से, जहां पर हिंसक झड़प हुई है दो गुटों के बीच। पत्थर फेंके गए हैं, लाठियां चलाई गई हैं और इस पूरे मामले में आपको बता दें कि कई लोग जख्मी भी हुए हैं जिनको अब इस अस्पताल भेजा गया है इलाज के लिए। ये एक ही गांव के दो गुटों में झड़प का ये पूरा मामला बेगूसराय से सामने आया है। लोगों ने एक दूसरे पर जमकर लाठियां भांजी हैं और ये जोरदार हंगामे की तस्वीरें बेगूसराय से सामने आई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से हिंसक हो गए हैं ये लोग। दरअसल ये मारपीट विवादित जमीन पर लगे आम और लीची को तोड़ने के लिए हुई। विवाद इतना बढ़ गया कि दो पक्षों में जमकर इसको लेकर मारपीट हो गई। इस दौरान फायरिंग भी की गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि दोनों पक्ष एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला कर रहे हैं, वार कर रहे हैं। वीडियो में गोली की आवाज भी सुनी जा सकती है। इस घटना में दोनों पक्षों से 10 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने एक पक्ष के 5 लोगों को हिरासत में लिया है। घटना बेगूसराय के साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के से जुड़ी हुई बताई जा रही है। पुलिस का दावा है कि मारपीट में 10 से 12 राउंड गोलियां भी चली। गनीमत यह रही कि किसी को गोली नहीं लगी। इस पूरे मामले का संज्ञान पुलिस ने भी ले लिया है और इस पूरे मामले में 5 लोगों को हिरासत में लिया गया। लेकिन ये हैरान कर देने वाली तस्वीरें बिहार से सामने आई। आइए बढ़ते आगे, अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको उत्तर कोरिया के तानाशाह की मिसाइल ताकत के बारे में कुछ जानकारी दे देते हैं। उत्तर कोरिया ने एक साथ 18 मिसाइलें दागी हैं। कम दूरी की 18 मिसाइलें दागी गई हैं। मिसाइल फायर के वक्त किम जोंग उन मौजूद थे, ये जानकारी सामने आ रही है। उत्तर कोरिया ने पूर्वी समुद्र की ओर 18 बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार की। कुछ दिनों पहले उसका सैन्य टोही उपग्रह फेल हो गया था। इसी के बाद किम जोंग ने अपनी मिसाइल ताकत दुनिया भर को दिखाई है। कम दूरी की यह बैलिस्टिक मिसाइल करीब 350 किलोमीटर दूर तक गई और फिर समुद्र में गिर गई। खास बात यह है कि जिस वक्त 18 मिसाइल एक साथ दागी गई उस वक्त उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन भी मौजूद था। उसके हाथ में सिगरेट भी सुलग रही थी। मिसाइल पावर देखकर किम जोंग मुस्कुराता हुआ नजर आया। इस मिसाइल फायर के बाद दक्षिण कोरियाई सेना ने निगरानी और सतर्कता दोनों बढ़ा दी। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से 18 मिसाइलों का परीक्षण किया गया है। किम जोंग उन की मौजूदगी में ये परीक्षण किया गया है और ये एक बार फिर से दुनिया भर को चेतावनी देती हुई तस्वीरें सामने आई हैं। जिस वक्त ये परीक्षण किया गया किम जोंग उन वहीं मौजूद था। एक साथ 18 मिसाइलों के परीक्षण की तस्वीरें आपके सामने।
तो तीसरे विश्व युद्ध की आहट साफ साफ सुनाई दे रही है। तीसरे विश्व युद्ध की पटकथा तैयार, क्योंकि दो दुश्मन गुट आमने सामने आ चुके हैं। शुरुआत युद्धाभ्यास से हो रही है। लिथुआनिया में नाटो देश की मिलिट्री ड्रिल चल रही है और इसके जवाब में नाटो के दुश्मन रूस बेलारूस भी चौकन्ने हो चुके हैं। रूस और बेलारूस भी ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल में जुटे हुए हैं, जिसमें खास तौर से हवाई ताकत को पुख्ता करने की कोशिश की जा रही है। चौंकाने वाली बात यह है कि दोनों दुश्मन गुटों के बीच महज 50 किलोमीटर के दायरे में ये मेगा युद्धाभ्यास हो रहा है। ये युद्धाभ्यास एक तरह से मुनादी कर रहा है कि पूरी दुनिया पर युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। यूक्रेन युद्ध अब इतना व्यापक हो गया है कि इसकी आंच में अब रूस और नेटो चल रहे हैं। युद्ध की प्रैक्टिस चल रही है। किसी भी वक्त युद्ध की धुंधली भी बच सकती है। ये हालात बने हुए इस वक्त रूस वर्सेस नेटो। तो चरम पर पहुंच गई है नेटो की मेगा ड्रिल। 6 महीने से जारी ड्रिल का अहम चरण, और इसको लेकर एक एक जानकारी आपके सामने रख दें। लिथुआनिया में ड्रिल का अंतिम चरण इस वक्त चल रहा है। बेलारूस से महज 50 किलोमीटर की दूरी पर यह ड्रिल है, यानी आमने सामने एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन की ये खबर सामने आ रही है। एक तरफ नेटो कंट्रीज हैं, दूसरी तरफ रूस बेलारूस मिलकर अपनी ताकत दिखाने और जताने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक तरफ नाटो ड्रिल कर रहा है, तो दूसरी तरफ नाटो की ड्रिल का जवाब भी रशिया की ओर से दिया जा रहा है। रूस बेलारूस के बीच सैन्य ड्रिल को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां हवाई ताकत के लिए युद्धाभ्यास किया जा रहा है। सुखोई मिग विमान इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इसकी तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं। तो पूरी दुनिया की नजर इन दो बड़े युद्धाभ्यास पर टिकी हुई है। नाटो का युद्धाभ्यास शीत युद्ध के बाद सबसे बड़ा वॉर ड्रिल है, और इस युद्धाभ्यास की अहम बात यह है कि ये बाल्टिक देशों में की जा रही है ताकि रूस पर टारगेट करना आसान हो। नाटो की युद्धक तैयारियां जब चरम पर पहुंची तो रूस भी अलर्ट हो गया। पुतिन ने पहले नाटो को धमकी दी और कहा कि किसी भी दुस्साहस का अंत परमाणु युद्ध हो सकता है, और अपनी धमकी को पुख्ता करते हुए पुतिन अपने सहयोगी बेलारूस के साथ हवाई युद्धाभ्यास उन्होंने शुरू कर दिया। इन दोनों बड़े युद्धाभ्यासों का संदेश बहुत साफ है, और ये संदेश है महायुद्ध का। तो किस तरीके से हालात इस वक्त तनावपूर्ण बने हुए हैं, विश्व युद्ध की जो 5 बड़ी वजह है उसका भी जल्दी से रुख कर लेते हैं। आपको समझना होगा कि क्यों लग रहा है ऐसे हालात बने हुए हैं। नाटो और रूस का मेगा युद्धाभ्यास इस बात की गवाही दे रहा है कि हालात यहाँ पर भयावह बने हुए हैं। दूसरी बड़ी वजह यह कि यूएस ने यूक्रेन को रूस के खिलाफ उनके हथियार इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी है, जिससे हालात और ज्यादा तनावपूर्ण हो गए। तीसरी बड़ी वजह यूक्रेन में फ्रांस पोलैंड की सेना की मौजूदगी को लेकर माना जा रहा है कि इसकी आशंका और ज्यादा तेज हो गई है। चौथी वजह बेलारूस में परमाणु मिसाइल की तैनाती इस ओर इशारा कर रही, और पांचवी वजह यूक्रेन में नाटो का दखल बढ़ना इस ओर इशारा कर रहा है कि हालात भयावह हो रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता मनीष झा जुड़े हुए हैं लगातार। मनीष, विश्व युद्ध का खतरा और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है जब से अमेरिका की ओर से खुले तौर पर यह इजाजत दे दी गई है कि यूक्रेन अब रूस में हमला कर सकता है, और ऐसी कई सारी चीजें धरातल पर इस वक्त नजर आ रही जो हालात को बेकाबू कर रही। बिल्कुल, देखिए, जिस बात की आशंका हम जता रहे थे, अफसोस की बात यह है कि वो सही साबित हो रहा है। और पहली बार मुझे और आपको और तमाम लोगों को इस बात के सही होने से खुशी नहीं होगी। वो इसलिए क्योंकि हमें पता है कि इसका परिणाम महायुद्ध की तरफ जा रहा है। और वो क्यों जा रहा है? दरअसल आज की तारीख में देखें तो रूस हो या नाटो, दोनों अगर ये एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ये रूटीन एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि जैसे मैच से ठीक पहले जो वार्म अप करते हैं उसी तरह की बातें हैं। ठीक उससे पहले का ये एक्सरसाइज बेसिकली उस महायुद्ध से पहले की वो तैयारी है जिसमें अंतिम तौर पर वो देखना चाहते हैं कि क्या हम तैयार हैं या नहीं है। और उसके लिए आप देखिए, उसके लिए दरअसल दोनों ही साइड ने अपने तमाम तरह के अत्याधुनिक हथियारों को अब जमीन पर ला दिया है, जिसका वो असली में जिसको असली में इस्तेमाल करेंगे उसकी अब परीक्षा ली जा रही है। मनीष, इस तरीके की बातें भी सुनने में आ रही थी, बहुत तमाम एक्सपर्ट्स इस पर नजर बनाए हुए, हालात जिस तरीके के बने हो कि ये माइंड गेम भी हो सकता है, मतलब इजाजत दे देना और हमले होना, उन दोनों में फर्क है। आप क्या होता हुआ देख रहे हैं? मुझे लगता है कि हम लोग अब माइंड गेम से बहुत बहुत आगे चले गए हैं। वो समय पिछले 6 महीने पहले था। अब जो स्थिति है उससे आप माइंड गेम मत कहिए, बल्कि ये कहिए कि जो पोजीशन ली जा रही है, पोजीशन की तैयारी हो रखी है, बटन दबाने से पहले या फिर युद्ध के शंखनाद से पहले की जो पोजीशन है बस वही है। मतलब अगर मैं कहूं तो जो फिनिशिंग लाइन है, फिनिशिंग लाइन से महज आप कुछ दिनों की दूरी पर हम और आप खड़े हैं। जो बात आपने कही है उस बात की तस्दीक करते हुए अगली खबर हम रखने जा रहे हैं दर्शकों के सामने, क्योंकि बड़ी खबर रशिया से ही सामने आ रही है। रूस के अंदरूनी इलाके में यूक्रेन के हमले से जुड़ी हुई है बड़ी खबर। रूस के तातारस्तान में यूक्रेनी ड्रोन अटैक को लेकर खबर सामने आ रही है। हमले
हमलों की वजह से उड़ानों को रोक दिया गया। ये तस्वीरें आप देखिए जहां पर रूस के अंदरूनी इलाकों में अब यूक्रेन की ओर से हमला किया जा रहा है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि ड्रोन से यह हमला किया गया। किस तरीके से आग इस इलाके में लगी हुई है, धू-धू कर जलते हुए इस इलाके को आप देख सकते हैं। रूस के अंदरूनी इलाके में यूक्रेन के हमले से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर और उसी से जुड़ी हुई ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ये रूस के तारास्तान में यूक्रेनी ड्रोन अटैक की तस्वीरें हैं और हमलों की वजह से उड़ानों को ऐसे में रोक दिया गया। उधर फ्रांस ने यूक्रेन में तैनात किए हैं सैनिक। बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन के साथ मिलकर युद्ध लड़ रहे हैं फ्रांस के सैनिक। रूसी न्यूज एजेंसी स्पुतनिक के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। पुतिन लंबे समय से कह रहे हैं कि वो यूक्रेन में नेटो देशों के सैनिकों को सहन नहीं करेंगे। अगर नेटो ने यूक्रेन में अपने सैनिक भेजे तो वो पलटवार करेंगे और अब लगता है कि रूसी पलटवार का वक्त आ चुका है, क्योंकि फ्रांस के सैनिक यूक्रेन पहुंच गए हैं। फ्रांसीसी सैनिक युद्ध भूमि में लड़ते हुए नजर भी आ रहा है। फ्रांस के इस कदम का रूस कैसे जवाब देगा, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। तो यूक्रेन में फ्रांस के सैनिक अब बदलेगी युद्ध नीति, ये बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि यूक्रेन में फ्रांस की फॉरेन लीजियन यूनिट मौजूद है, ऐसी खबर सामने आ रही है और इसका दावा खुद स्पुतनिक कर रहा है। यूक्रेनी खुफिया विंग ने फ्रांस के सैनिकों को मोर्चे पर लगाया, ये जानकारी भी साझा की गई है। साथ ही यूक्रेन के ओमेगा स्पेशल फोर्स की तरफ से लड़ रहे फ्रांस के सैनिक, ये भी डिटेल सामने आई है। ड्रेस में युद्ध लड़ रहे हैं फ्रांस के सैनिक। इसके अलावा फ्रांस के सैनिकों की मौजूदगी से रूस का भड़कना अब तय माना जा रहा है, क्योंकि इसको लेकर पहले ही चेतावनी पुतिन की ओर से दी जा चुकी है। हम आगे बढ़े उससे पहले देखते हैं 5 वॉर ब्रेकिंग। सबसे पहली ब्रेकिंग आपके सामने, जहां दीपका में रूसी MLRS से हमले की खबर सामने आ रही है। यूक्रेनी ठिकानों पर किस तरीके से गोले बरसाए गए हैं, ये देखिए। अगली बड़ी खबर आपके सामने, खेरसो की जंग और भी ज्यादा भीषण हो गई है। रूस ने होवित्जर से यहां पर हमला किया है। ये तस्वीरें आप देखिए, यूक्रेन की ऑब्जर्वेशन पोस्ट को किस तरीके से होवित्जर का इस्तेमाल कर उड़ा दिया गया। अगली बड़ी खबर आपके सामने, यूक्रेन ने रूसी मिसाइल को तबाह किया है। यूक्रेन ने रूसी स्ट्रेला 10 को तबाह किया है और उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है स्ट्रेला 10, जिसे तबाह कर दिया गया। और इधर खार्किव के वोवचंस्क में भीषण जंग को लेकर अपडेट सामने आ रहा है। किसी भी वक्त हो सकता है रूसी कब्जा। रूसी सीमा से महज 10 किलोमीटर की दूरी और यहां पर कभी भी कब्जे का ऐलान किया जा सकता है। इस पूरे इलाके में इस वक्त हैवी फाइटिंग चल रही है, जिसकी तस्वीर आपके सामने। और इस बीच अगली बड़ी खबर आपके सामने, रूस ने यूक्रेनी अब्राम्स टैंक तबाह कर दिए। अमेरिका ने यूक्रेन को दिया है अब्राम्स टैंक, जिनका इस्तेमाल इस युद्ध में बड़े स्तर पर हो रहा है। अब तक कुल 6 अब्राम्स तबाह कर चुका है रशिया। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, पोलैंड ने रूस को सीधी धमकी दे दी है। यूक्रेन में अपनी सेना भेजने की धमकी दी गई है। पूर्वी यूक्रेन में रूसी आक्रमण से पोलैंड गुस्से में है और ऐसे में ये बड़ी धमकी पोलैंड की तरफ से दी गई है। पोलैंड सीमा के बेहद करीब पहुंची है रूस की सेना। तो सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यही है कि आप पोलैंड पर वार करेगा रूस, क्योंकि बेहद करीब पहुंच चुकी है रूसी फौज और ऐसे में पोलैंड की ये चेतावनी भी सामने आई है। अब आपके लिए समझना जरूरी है, पहले नक्शे पर अभी आप हालात देखिए। पोलैंड यहां आपको नजर आ रहा है और ये पूर्वी सीमा के पास मौजूदगी को लेकर जो बड़ी खबर आई है, बताया जा रहा है पोलैंड और रूस के बीच पहले से तनातनी चल रही है। ये डिटेल्स हम आपके सामने पहले भी रख चुके हैं। पोलैंड को डर है कि रूस बहुत जल्द सीमा को पार कर जाएगा। ऐसे में उसकी तरफ से लगातार चेतावनी दी जा रही है कि ऐसी गलती, ऐसी हिमाकत ना हो। पूर्वी यूक्रेन में
तेजी से घुस रही है रूस की सेना, इसको लेकर खबर सामने आई है। पोलैंड की नीति पूर्वी यूक्रेन को सुरक्षित बनाना, और ऐसे में उसकी तरफ से सीधे तौर पर रूस को चेता दिया गया है कि वो ये गलती ना करे। पूर्वी यूक्रेन को बचाने के लिए पोलैंड सेना भेज सकता है, यानी पोलैंड की सीधे तौर पर एंट्री के संकेत अब मिलने लगे हैं। तो बड़ा सवाल यह है कि अगर रशिया की तरफ से कोई हिमाकत की जाती है तो उसका जवाब क्या पोलैंड देगा, जैसा कि कहा जा रहा है मनीष? देखिए प्रतिमा, इसमें मैं बताना चाहूंगा कि देखिए अभी तो पूर्वी यूक्रेन में रूस का हमला हो रहा है। पोलैंड को आशंका यह है कि रूस की सेना आगे बढ़कर पश्चिमी यूक्रेन तक पहुंच जाए, यानी उस इलाके में जहां लवीव और दूसरे इलाके हैं जो कि पोलैंड की सीमा से सटे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ पोलैंड और बेलारूस के बॉर्डर पर भी बेलारूस की सैनिकों के साथ साथ रूसी सैनिक मौजूद है जो अलग से पोलैंड पर भार है। अब देखिए, रूस यूक्रेन युद्ध में पोलैंड ने बहुत सक्रिय भूमिका निभाई है, यूक्रेन को तमाम मदद दी है, यूक्रेन के लोगों को शरण दी है, और पोलैंड इस इंतजार में था कि एक दिन रूस हार जाएगा, जो होता हुआ दिख नहीं रहा है। और पोलैंड को लगता है कि यूक्रेन के बाद उसी का नंबर है, और इसीलिए ये तमाम रिएक्शन जो है वो पोलैंड की तरफ से हताशा में की जा रही कार्रवाई है। और निश्चित तौर पर पोलैंड का युद्ध में आने का मतलब है रूस और नाटो के जंग का ऐलान होना। बड़ी बात आप कह रहे हैं। और देखिए, इस बीच बड़ी खबर भी बता दें, रूस से रक्षा के लिए नेटो की तैयारी से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। ड्रोन की दीवार तैयार कर रहा है नेटो, ये इस वक्त की एक और बड़ी खबर। रूस बेलारूस पर नजर रखने के लिए ये तैयारी की जा रही है, जरूरत पड़ने पर हमला भी कर सकेंगे ये ड्रोन्स। तो यहाँ पर ड्रोन की दीवार तैयार की जा रही है नेटो की तरफ से। रूस बेलारूस पर कड़ी निगरानी के लिए ये तैयारी, अगर जरूरत पड़ी तो ये ड्रोन हमले के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकेंगे। तो ये तस्वीरें आप देखिए, ये ड्रोन्स हैं जिन्हें तैयार किया गया, जिसकी दीवार अभी बनाई गई है ताकि रूस और बेलारूस की हर एक्टिविटी पर नजर रखी जा सके, और अगर जरूरत पड़ी, अगर हालात ऐसे हुए तो इनका इस्तेमाल जंग में किया जा सकता है हमले के लिए। रूस सुरक्षा के लिए नेटो की तैयारी से जुड़ी हुई ये तस्वीरें हैं, जहां पर ड्रोन्स की एक दीवार तैयार की जा रही है नेटो की तरफ से। बड़ी तादाद में ड्रोन आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, और अगर जरूरत पड़ी तो हमले के लिए इनका इस्तेमाल किया जा सकेगा। तो नाटो की ड्रोन दीवार का कैसे सामना करेंगे पुतिन, ये भी बड़ा सवाल है। योजना क्या है ये आप समझिए, हजारों ड्रोन से सीमा पर नजर रखने की योजना है। क्यों? रूस बेलारूस से हमले का डर लगातार सता रहा है, इसलिए किस प्रकार की ये ड्रोन है ये समझ लीजिए। सर्विलांस और अटैक ड्रोन की तैनाती की गई है, और इससे फायदा किसे है ये भी समझिए। 6 बाल्टिक देशों की सुरक्षा इससे मजबूत होगी। योजना की अगुवाई कौन कर रहा है ये जानना आपके लिए जरूरी है। तो इस योजना की अगुवाई ब्रिटेन कर रहा है, और मनीष आपसे इस पर रिएक्शन जरूर चाहूंगी, कितना महत्वपूर्ण हो जाता है इस वक्त जिस तरीके के हालात इस पूरे क्षेत्र में बने हुए हैं, इन ड्रोन्स की तैनाती करना, इन ड्रोन्स को तैयार रखना किसी भी पॉसिबिलिटी के लिए? बिल्कुल, देखिए, रूस यूक्रेन युद्ध दरअसल ड्रोन वॉरफेयर के तौर पर मुझे लगता है पूरी दुनिया के लिए एक स्टडी का सब्जेक्ट है कि देखिए पहले ड्रोन का इस्तेमाल किस तरह से युद्ध में किया गया, अब अपनी सीमा की सुरक्षा के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कैसे किया जाए। प्लान क्या है? प्लान यह है कि रूस की सीमा से लगे हुए जितने भी कंट्री हैं, उसमें से 3 तो बाल्टिक कंट्री हैं, लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया, इसके अलावा जो 3 है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड है, ये 6 कंट्री के जो बॉर्डर हैं जो रूस की सीमा से लगते हैं, यहां पर ड्रोन जो है वो कहिए आप चाहे गार्ड के तौर पर हो या फिर उस लगातार एक वॉल के तौर पर ड्रोन वॉल बनाया जाएगा, वो लगातार देखेगा कि रूस की हरकत क्या है, क्या रूस की तरफ से तो कहीं अटैक नहीं हो रहा है। अब ये सारा जो एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट है वो कौन कर रहा है? वो हथियार बनाने वाली कंपनियां कर रही है। किसको फायदा मिलेगा? पश्चिमी देशों के हथियार बनाने वाली कंपनियों को। तो सोचिए, रूस यूक्रेन युद्ध उन हथियार बनाने वाली कंपनियों के लिए कितना बड़ा बिजनेस मॉडल है, और ये साफ तौर पर दिखाई देता है। बड़ी बात आप कह रहे हो, और ये देखा भी गया कि किस स्तर पर इस युद्ध में ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। इजराइल हमास जंग के बीच ईरान भी इजराइल के खिलाफ बड़ी साजिश रच रहा है। ईरान स्वीडन के आपराधिक गिरोह के संपर्क में है। स्वीडिश सिक्योरिटी सर्विस ने दावा किया है कि ईरान गिरोह के लोगों के जरिए आतंक फैलाना चाहता है, और इन गिरोह के निशाने पर खास करके इजरायली हैं। तो ईरान स्वीडन के अंदर जितने भी आपराधिक गिरोह हैं उनसे संपर्क में है, ऐसी बड़ी जानकारी सामने आ रही है। और इन गिरोह के लोगों को ट्रेनिंग देकर उनका इस्तेमाल इजराइल और उनके लोगों के खिलाफ कर रहा है, ये भी एक बड़ा खुलासा हुआ है। इजराइल के खिलाफ ईरान का घातक प्लान सामने आया है। ईरान स्वीडन में मौजूद आपराधिक गिरोह के संपर्क में है। जानकारी के मुताबिक गिरोह में युवाओं के साथ साथ बच्चे भी शामिल हैं। इसके अलावा गिरोह में शामिल सभी नशे के कारोबार से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं।
ईरान का लक्ष्य है इजराइल में हिंसा फैलाना और इसी के लिए इनका इस्तेमाल किया जाना। ईरान यहूदियों को अपना दुश्मन मानता है, ये किसी से नहीं छुपा है। ईरान के निशाने पर यहूदी और इजरायली ठिकाने हैं। इसके अलावा आपको बता दें, महत्वपूर्ण है जानना कि इजराइल ने भी ईरान पर गंभीर आरोप इसको लेकर लगाया। स्वीडन, बेल्जियम में इजरायली दूतावास पर ईरान ने हमला किया। जानकारी यह भी कि ईरान यूरोप में आतंक फैलाने की फिराक में है। यह दावा किसी और ने नहीं बल्कि खुद इजराइल ने किया। तो आगे बढ़े उससे पहले देख लेते हैं 5 वॉर ब्रेकिंग। जल्दी से आपके सामने बड़ी खबर। साउथ गाजा में हमास के एक्शन को लेकर खबर सामने आ रही है। इजरायली सेना पर हमला किया गया है। ड्रोन के जरिए हमलों को किस तरीके से अंजाम दिया गया उसकी तस्वीरें सामने आई हैं। अल कस्साम ब्रिगेड ने इसका वीडियो जारी किया। और इधर चेचन्या में रूसी सैनिकों की ट्रेनिंग को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। रूसी सैनिकों की एडवांस ट्रेनिंग यहां पर हो रही है। यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर यह अभ्यास बेहद अहम माना जा रहा है। और इधर बड़ी खबर यमन से सामने आ रही है। यमन की सेना ने मिसाइल दागी है। 6 नेवल मिसाइल दागी गई है और ये क्यों दागी गई है वजहों का अब तक पता नहीं चला है, लेकिन बड़ी खबर है जहां 6 नेवल मिसाइल यमन की ओर से दागी गई। और इधर बेल्जियम में इजराइल विरोध प्रदर्शन को लेकर खबर है। प्रदर्शन के दौरान हिंसा हुई है। पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। तो ये इजराइल के विरोध में या किस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है बेल्जियम में, उसकी तस्वीरें आप देखिए। प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल कर भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश यहां हुई। इधर खार्किव में अंडरग्राउंड स्कूल शुरू हुआ है। बंकर में शुरू किया गया है स्कूल। तस्वीरें आपके सामने है। बंकर में 400 लोग आ सकते हैं और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से खार्किव में अंडरग्राउंड स्कूल की शुरुआत की गई है। बढ़ते आगे और बात अमेरिका की कर लेते हैं, जहां डोनाल्ड ट्रंप को जोरदार झटका लगा है। ट्रंप राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं, लेकिन अदालत ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी है। हर्ष मनी मामले में डोनाल्ड ट्रंप को दोषी करार दिया गया है। ट्रंप सभी 34 मामलों में दोषी करार दिए गए हैं। बता दें आपको 11 जुलाई को सजा पर सुनवाई होगी। दोषी ठहराए जाने वाले पहले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति होंगे डोनाल्ड ट्रंप। और इधर खबर आ रही है कि दोषी ठहराए जाने के बाद जज पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने जज को भ्रष्ट बताया। कहा इस मुकदमे में धांधली की गई। तो जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप को दोषी करार दिया गया, उनकी तरफ से जज को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया गया। तो डोनाल्ड ट्रंप को आप सुन रहे थे, जो इस पूरे मामले में अपनी सफाई पेश करते हुए जज को सवालों के घेरे में खड़े कर रहे हैं। लेकिन अब आपको ये समझ लेना चाहिए कि पूरा मामला आखिरकार है क्या, और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो मुश्किलें हैं, दिक्कतें हैं, वो कैसे बढ़ने वाली है। इसे जल्दी से आपको समझा देते हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप को दोषी करार दिया गया है। ट्रंप पर पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डैनियल्स को पैसे देने का आरोप है। डैनियल्स को चुप रहने के लिए $1.30 लाख दिए गए, ये गंभीर आरोप उन पर। डैनियल्स को पैसे देकर चुप कराने, बिजनेस रिकॉर्ड में हेराफेरी का ये पूरा केस था। मामला आपको बता दें 2016 में राष्ट्रपति चुने जाने से पहले का है। कोर्ट ने 6 हफ्ते में स्टॉर्मी डैनियल्स के साथ 22 गवाहों को सुना इस पूरे मामले को लेकर। 12 मेंबर की जूरी ने ट्रंप को दोषी करार दिया इस पूरे मामले में। सजा पर 11 जुलाई को अब सुनवाई होगी और ट्रंप ने ये जो फैसला आया है उसे अपमानजनक बताया है। अब आपको बताते हैं कि हर्ष मनी मामले में डोनाल्ड ट्रंप पर कौन कौन से आरोप लगे हैं। ट्रंप पर जो आरोप लगे हैं उनकी एक एक डिटेल आपके सामने जल्दी से रख देते हैं। आपको बता दें 34 चार्ज बिजनेस रिकॉर्ड दिखाने के मामले में उन पर लगे हैं। इसके अलावा
जो 11 चार्ज है, 11 केस गलत चेक साइन करने से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा 11 चार्ज वकील कोहेन की कंपनी में जमा गलत बिल से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। इसके अलावा 12 चार्ज जो है वो गलत दस्तावेज जमा करने के लिए हैं। तो कुल मिलाकर ट्रंप की मुसीबत इसके बाद बढ़ गई है। ट्रंप को दोषी करार दिए जाने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ट्रंप अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव लड़ पाएंगे। सवाल यह भी है कि क्या वो वोटिंग में हिस्सा ले पाएंगे। इन सभी सवालों के जवाब एक एक कर आपके सामने रख देते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी जरूरी सवालों के जवाब ये आपके सामने है। क्या सजा के बाद भी ट्रंप चुनावी रेस में है? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये देखिए, ये सवाल है। हाँ, ट्रंप राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकेंगे, ये जवाब आपके सामने है। मुसीबत तो उनकी बड़ी है, लेकिन वो राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकेंगे। इसके अलावा सवाल यहां पर है, क्या सजा के बाद भी ट्रंप चुनावी रेस में है? चरित्र या आपराधिक रिकॉर्ड चुनाव लड़ने से रोक नहीं सकते हैं। ऐसे में एक राहत जरूर इस पूरे मामले में डोनाल्ड ट्रंप के लिए है। ट्रंप ने रिपब्लिकन कन्वेंशन में प्रतिनिधियों का बहुमत हासिल कर लिया है। ऐसे में यह उनके लिए मददगार साबित होता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो क्या पार्टी उनका टिकट वापस ले सकती है? उस सवाल का जवाब आपके सामने। पार्टी के पास किसी और को नॉमिनेट करने की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में यहां पर डोनाल्ड ट्रंप का अपर हैंड आपको यहां नजर आ रहा है। क्या ट्रंप सजा के बाद मतदान कर सकते हैं? ये सवाल ये उनकी सजा पर निर्भर करेगा, क्योंकि सजा पर सुनवाई अभी होनी है, तो ये उस पर डिपेंड करेगा। ट्रंप जेल में रहकर चुनाव जीते तो क्या होगा, ये बड़ा सवाल। इस पर अमेरिकी संविधान में अलग अलग मत हैं और उसको लेकर फैसला लिया जाना है। अंत में जो मामला है वो यूएस सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और उसके बाद ही इस पूरे मामले में क्लैरिटी आएगी। मनीष, एक बात तो साफ है कि अगर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहे डोनाल्ड ट्रंप, तो उस पर कोई मुसीबत आती हुई फिलहाल नजर नहीं आ रही है। लेकिन ओवरऑल पूरी तरीके से यहां पर क्लीन चिट उन्हें नहीं मिली है और वो उनके लिए आगे जाकर मुसीबत का सबब। देखिए, सबसे पहली बात तो है कि आप सिर्फ अमेरिका में ही जज को कह सकते हैं कि वो करप्ट हैं, वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। दूसरे देशों में ऐसा होता नहीं है। भारत में भी आप सोच ही नहीं सकते। वो इसलिए क्योंकि अमेरिका में जजों की नियुक्ति पॉलिटिकल अंदाज में की जाती है और इस ट्रायल को, जो ट्रंप के खिलाफ मुकदमा है, इसको भी पॉलिटिकल इसीलिए कहा गया। अब अमेरिका की जो सुप्रीम कोर्ट है वहां पर ट्रंप का दबदबा है, क्योंकि वहां के सुप्रीम कोर्ट में 4 जज तो ट्रंप के द्वारा अपॉइंटेड है। इसलिए आने वाले समय में ट्रंप को राहत मिलती दिखती है। अब सबसे बड़ी बात है, देखिए 100 साल पहले ऐसा हुआ था कि अमेरिका में एक व्यक्ति ने जेल में रहते हुए राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था, वो जीते नहीं थे। वैसी स्थिति हो सकता है कि ट्रंप के मामले में आए, अगर ट्रंप जिंदा बच गए तो। क्योंकि बहुत सारे ट्रंप के सपोर्टर ये कहते हैं कि कोशिश यही है कि ट्रंप को जेल भेजा जाए, वहां पर ट्रंप की सिक्योरिटी के लिए सीक्रेट सर्विस के लोग नहीं रहेंगे और वैसी स्थिति में ट्रंप पर जानलेवा हमला हो सकता है। लेकिन देखना होगा कि अभी आने वाले दिनों में क्या होता है, क्योंकि वहां की जुडिशियरी जितनी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस वाली है, मुझे लगता है दुनिया में कहीं और नहीं है। ये बड़ी आप बात कह रहे हैं कि कुल मिलाकर यहाँ पर क्या होता आने वाले दिनों में, क्योंकि 11 जुलाई का दिन बहुत अहम होने वाला है, उस पर नजर हमारी बनी रहेगी। और अब खबर चीन के दुस्साहस से जुड़ी हुई दर्शकों के सामने। भारत चीन सैन्य तनाव के बीच चीन ने भारत की सीमा के पास अपनी 5वीं पीढ़ी के सबसे शक्तिशाली स्टेल्थ फाइटर जेट J-20 को तैनात कर दिया है। सिक्किम के पास तिब्बत में चीन फाइटर जेट्स को तैनात किया गया है। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों से खुलासा हुआ है, चीन ने J-20 की तैनाती कर दोनों देशों के बीच तनाव को और ज्यादा बढ़ा दिया। तो ये तस्वीरें ड्रैगन की नापाक चाल से जुड़ी हुई सैटेलाइट इमेजेस हैं ये। मनीष, मैं चाहूंगी आप मेरे पास इस तरफ आएं, बिग वॉल की तरफ, ताकि ये तस्वीरों पर जरा गौर करने की जरूरत है। किस तरीके से चीन ने एक बार फिर से सिक्किम के पास एक बड़ी हिमाकत की है J-20 फाइटर जेट्स की तैनाती कर। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये जो तस्वीरें हैं ये दरअसल चीन के फाइटर जेट J-20 की है। वही फाइटर जेट जिनको आपने पिछले दिनों देखा था, जिसका बखूबी इस्तेमाल किया गया था ताइवान में मिलिट्री ड्रिल के समय में। और J-20 उनका सबसे एडवांस फाइटर जेट है। लेकिन क्या चिंता करने की जरूरत है? हरगिज नहीं, क्योंकि आपको दूसरी तरफ हमारे एयरबेस में जो है वो राफेल भी हैं, सुखोई 30 और दूसरे तमाम है। अभी J-20 की परीक्षा होना बाकी है। लेकिन हाँ, चीन की नीयत में खोट है, इसको आप इस रूप में समझिए कि उस पार सिक्किम के पास लगातार जिस तरह से वो अपने फाइटर जेट की तैनाती कर रहा है या फिर और जो मिलिट्री को डिप्लॉय कर रहा है, तो कहीं कुछ पक रहा है। हो सकता है कि शी जिनपिंग पर इतना दबाव है कि कभी वो ताइवान, कभी वो LAC कुछ ना कुछ करते दिखना चाहते हैं, मैसेजिंग की कोशिश, या कहिए कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए वो इस तरह की जद्दोजहद कर रहे हैं ताकि इंटरनल प्रेशर से वो बच सके। लेकिन इसके बावजूद भी आप यहाँ पर उनको किसी भी तरह की रियायत नहीं दे सकते। बिल्कुल साफ तौर पर यहाँ पर चीन की तरफ से जो कोशिश की गई है उसका जवाब भारत के पास मौजूद है। चीन ने अभी 2 दिन पहले ही J-20 फाइटर जेट को तिब्बत में शिगात्से एयरबेस पर तैनात किया था। चीन का यह एयरबेस सिक्किम के इलाके के बेहद ही पास है। ड्रैगन की नापाक चाल
डिकोड कर रहे हैं आपके लिए। तिब्बत में एडवांस फाइटर जेट J-20 तैनात है। जानकारी है कि शिगात से शहर में 6 J-20 लड़ाकू विमान तैनात है। इसकी सैटेलाइट इमेजेस भी हमने आपको दिखाई। एयरबेस पर शानक्सी KJ-500 J-10 विमान भी तैनात नजर आ रहे हैं। बता दें आपको 27 मई को मिली सैटेलाइट इमेजेस से इस बात का खुलासा हुआ है कि चीन ने इस तरीके की यहां पर एक तरीके से हिमाकत की है। भारत ने बंगाल के हाशिमारा में 16 राफेल जेट्स को तैनात किया, जैसा कि मनीष अभी बता रहे थे। शिगात्से से हाशिमारा की दूरी 290 किलोमीटर है। तो इसके अलावा जानकारी है कि चीन का शिगात्से एयरबेस सिक्किम के पास है, जहां से कुछ ही दूरी पर पश्चिम बंगाल में भारत ने 16 राफेल फाइटर जेट्स को तैनात किया है। माना यह जा रहा है कि चीन राफेल की तैनाती के बाद J-20 फाइटर जेट्स को तैनात करने का यह फैसला लिया गया है। चीन ताइवान के बाद भारत की सीमा पर भी दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अब आपको बताते हैं कि राफेल और J-20 फाइटर जेट्स में कौन कितना दमदार, कौन कितना ताकतवर है। तो जानकारी आपके सामने जल्दी से रख देते हैं। रेंज की बात करें तो राफेल की रेंज है 3700 किलोमीटर और उधर आपको नजर आ रही है दूसरी तरफ J-20 2700 किलोमीटर इसकी रेंज है। इसके अलावा बात कर लें अगर इसकी लंबाई की तो 15.3 मीटर राफेल की लंबाई है, वहीं J-20 20.3 मीटर इसकी लंबाई है। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इसके विंग स्पैन की, तो 10.9 मीटर का विंग स्पैन राफेल का है, तो J-20 का 13.5 मीटर का। आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं इसके इंजन की, तो फ्रांसीसी ट्विन इंजन राफेल में लगा हुआ है और वहीं J-20 में चीनी ट्विन जेट्स इंजन मौजूद है। बात आगे बढ़ते हुए कर लेते हैं इसकी जनरेशन की, तो 4.5 जनरेशन का विमान राफेल है, तो 5वीं जनरेशन का यानी 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट है J-20। तो एक एक डिटेल इसके सामने हमने आपके रख दी है। एक तरफ चीन LAC के पास भारत को घेरने की साजिश रच रहा है, तो दूसरी तरफ चीन को चौतरफा घेरने के लिए भारत का राफेल लड़ाकू विमान अमेरिका पहुंच गया है। पहली बार राफेल जेट ने अमेरिका में लैंडिंग की है। राफेल रेड फ्लैग 24 एक्सरसाइज में शामिल होगा। 30 मई से 14 जून तक चलने वाले इस युद्धाभ्यास में 4 देशों के 100 से ज्यादा फाइटर जेट्स ने हिस्सा ली। जानकारी आपके सामने रख दें, ड्रिल के दौरान एयर टू एयर रिफ्यूलिंग और टारगेट पर सटीक हमले की ट्रेनिंग कर रहे हैं। चीन की हिमाकत से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर, फेसबुक की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि चीन सिख समुदाय के खिलाफ सोशल मीडिया पर कई अकाउंट्स चला रहा है जो सिखों को भड़काने और बदनाम करने के लिए चलाए जा रहे हैं। चीन खास करके भारत, अमेरिका और कनाडा में रह रहे सिखों को टारगेट कर रहा है। फेसबुक की एक रिपोर्ट के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आई है, जहां सिखों को भड़काने की कोशिश में है चीन भारत के खिलाफ सिखों को भड़काने में लगा हुआ है। चीन सिखों को भड़काने के लिए सोशल मीडिया पर कई तरह के अकाउंट्स बनाकर चला रहा है। जो जानकारी सामने आ रही वो आपके सामने हम रख देते हैं कि भारत में अशांति फैलाने के लिए चीन की एक गंदी साजिश जिसका खुलासा हुआ है। सिखों को भारत के खिलाफ भड़काने की साजिश है। इसके अलावा सिखों को भड़काने के लिए कई तरह के कैंपेन और प्रोपेगेंडा चला रहा है चाइना। फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स पर कई नफरती अकाउंट ऐसे में पाए गए हैं। जानकारी है कि फेसबुक ने 37 चीनी अकाउंट 13 पेजेस को बैन कर दिया है क्योंकि ये इस तरीके का प्रोपेगेंडा चला रहे थे सिखों के खिलाफ। और अब रुक कर लेते हैं राजनीतिक खबर का। खबर प्रधानमंत्री की ध्यान साधना से जुड़ी हुई। पीएम मोदी कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर ध्यान कर रहे हैं। इस बीच पीएम मोदी की 33 साल पुरानी एक तस्वीर सामने आई है, जब मोदी राष्ट्रव्यापी एकता यात्रा की शुरुआत के मौके पर विवेकानंद रॉक मेमोरियल पहुंचे थे। इस तस्वीर में पीएम विवेकानंद की प्रतिमा की परिक्रमा करते हुए नजर आ रहे हैं। आज 33 साल बाद पीएम मोदी फिर इसी जगह पर है। पीएम मोदी विवेकानंद रॉक मेमोरियल में 45 घंटे की ध्यान साधना कर रहे हैं। पीएम की यह साधना कल खत्म होगी। तो आपको 3 तस्वीरें हम दिखा देते हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की ध्यान साधना चल रही है। पूजा की तस्वीरें सामने आई, किस तरीके से मेडिटेट कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। सूर्य नमस्कार किया, सूर्य को अर्घ दिया। इन तमाम तस्वीरों के जरिए बता रहे हैं कन्याकुमारी में प्रधानमंत्री मोदी किस तरीके से इस वक्त ध्यान साधना में जुटे हुए हैं। और इस बीच कुछ और तस्वीरें, ये 24 तस्वीरें अलग अलग कैमरा से आपके सामने हम रख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की ध्यान साधना से जुड़ी हुई। कन्याकुमारी की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। कल प्रधानमंत्री मोदी की ये ध्यान साधना खत्म हो जाएगी। कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल में
45 घंटे की ध्यान साधना से जुड़ी हुई ये तस्वीरें आपके सामने। हमारे संवाददाता विपिन चौबे कन्याकुमारी में मौजूद है, देखिए उनकी एक खास रिपोर्ट। तमिलनाडु का कन्याकुमारी, जहां पर इस वक्त देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और विवेकानंद रॉक मेमोरियल में वो मौन धारण करके ध्यान कर रहे हैं। ये सेंटर अपने आप में कई बड़े संदेश देता है। तमिलनाडु वैसे भी भारत का दक्षिणी शोर है और यहाँ पर संस्कृति, सभ्यताएं सब कुछ आपस में आकर मिलती हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी बात यह है कि ये समंदर का किनारा है, लेकिन ये समंदर आम समंदर नहीं है जैसा आमतौर पर बड़े शहरों में आपको मिलता है। चेन्नई में मिलता है, आपको बंगाल में मिलेगा, आपको महाराष्ट्र में मिलेगा। ये समंदर का भी संगम है, जैसा कि इलाहाबाद में आपको देखने को मिलता है कि गंगा, यमुना, सरस्वती मिलती हैं। उसी तरह से समंदर के भी 3 रंग यहाँ पर आपको नजर आएंगे। पहला मटमैला रंग नजर आएगा, दूसरा थोड़ा नीला और उसके बगल में आप चलेंगे तो हरा पानी नजर आएगा। ये तीनों समंदरों का मिलन यहाँ पर होता है, यानी अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर, तीनों समंदर आपस में आकर मिल जाते हैं। इसीलिए तमिलनाडु को संस्कृति और सभ्यताओं के मिलन का केंद्र भी कहा जाता है। यही वजह है कि देश के प्रधानमंत्री यहां पर आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के ध्यान पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। तो हम पॉलिटिक्स करते हैं ना, जब राजनीति में आते हैं, राजनीति में धर्म को और राजनीति को एक जगह नहीं लाना चाहिए, उसको अलग अलग करना चाहिए। एक धर्म का आदमी तुम्हारे साथ हो सकता है, दूसरे धर्म का आदमी तुम्हारे खिलाफ भी हो सकता है। इसीलिए ये धर्म के भावनाओं को चुनाव से, वोट से जोड़ना ये गलत है। और इलेक्शन कमीशन खुद ये कही है और उन्होंने खुद कहे हैं कन्याकुमारी में जाके बैठ के ये जो करने का नाटक कर रहे हैं, इससे अब 2000, 4000 कितने पुलिस हो 10,000 तक वहाँ पर लोगों को लगा रहे हैं ड्यूटी। कितना देश का पैसा खराब हो रहा है। और उन्होंने ये जा रहे हैं कि वो अभी कोड ऑफ कंडक्ट है, क्या चलते गए वहाँ पर, फ्लाइट में ही गए ना।